हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक और बिंदास लेक्चर ऑफ एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर सेट 3 में। यहां पर हम लगाने वाले हैं सॉल्व्ड पेपर 2018 सेट 3। सेट 1 और सेट 2 में आपको लगवा चुका हूं और सेट 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी दौर में आगे बढ़ते हुए उचक के आता है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर अ हायर पेयर। हायर पेयर के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड होता है? पॉइंट कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट ऑफ नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि हायर पेयर के लिए हमेशा पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। इसका एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। और सरफेस कॉन्टैक्ट के लिए होता है लोअर पेयर। ये लोअर पेयर में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, जिसका अच्छा उदाहरण कह सकते हो टर्निंग पेयर, ठीक है, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर वगैरह वगैरह। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन अ फ्री बॉडी इन स्पेस। कितनी फ्री बॉडी, मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एग्जिस्ट इन फ्री बॉडी इन स्पेस। तो आंसर है 6। यह भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अभी मैंने शायद दूसरे सेट में कराया था। अ मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ स्ट्रक्चर व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है ना, तो ये कहलाता है कंसिस्टेंट। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट, है ना, या काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। और अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 होती है तो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 होती है तो ये कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जैसे आपसे देख रहे हो, तो इसमें पूछा है क्लासिफाइड इनटू अ स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या होगा? 0। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इन एन इंजन। इनमें से क्या इंजन के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल वॉल्व, फ्लाईव्हील, गवर्नर, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर बोथ। तो आंसर होना चाहिए फ्लाईव्हील एंड गवर्नर बोथ। अगर हमें फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना है तो हमें फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। विच टर्म डिफाइंस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील इन द टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड्स, है ना। तो देखिए, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज, कह सकते हो, ये इन प्रोपोर्शनल होता है, या है ना, इन प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस के। किसके? कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस के। तो कोफिशिएंट, फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड क्या होता है? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ω2 माइनस ω1 ये हो गई रेंज, और ω1 प्लस ω2 y2, तो ये 2 पर चला गया, तो 2ω2 माइनस 1 ω1 प्लस ω2 इज द आंसर। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो फॉर अ स्लिप इन द बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। इसका आंसर, क्योंकि फॉर्मूला है ये n2 अपॉन n1 बराबर d1 प्लस टी अपॉन d2 प्लस टी इंटू 1 माइनस एस अपॉन 100। आप सुनिए, इसमें जो n2 और n1 है वो स्पीड ऑफ पुलीज है, स्पीड ऑफ पुलीज। जिसमें n है वो क्या है? स्पीड ऑफ पुली, ठीक है। इसमें जो d1 और d2 है, d1 और d2 है वो डाया ऑफ पुली है, ठीक है। जो t है वो थिकनेस ऑफ बेल्ट है, t इज थिकनेस ऑफ बेल्ट। और जो s है ना, वो है स्लीप ऑफ बेल्ट, स्लीप ऑफ बेल्ट, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ लिंक। इनमें से कौन सी एक लिंक नहीं है? रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक और नन ऑफ दीज। देखिए, जो रिजिड लिंक होती है, दैट मीन्स उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल है। मतलब अगर कोई चीज, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ये जैसे ये किसी मेटल की बनी हुई है, ये किसी मेटल की बनी हुई है, और इतना टफ मेटल है या ब्रिटल मटेरियल है कि
अगर उसमें थोड़ा भी तुमने डिफॉर्म करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होती है, जो जिसमें जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब हमारी लिंक थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन या थोड़ा सा एक्सटेंशन होने पर अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर पाती हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल लिंक। और फ्लूइड लिंक क्या होता है, फ्लूइड लिंक मतलब अगर किसी दो चीजों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है और उनके बीच में अगर कोई मोशन ट्रांसफर हो रहा है वो फ्लूइड के थ्रू हो, है ना, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक लिंक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड लिंक। तो ये तीनों ही एक लिंक हैं। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ऐसा कोई भी इसमें लिंक नहीं है जो एक खुद एक लिंक नहीं है, मतलब इनमें से सारी की सारी लिंक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट विद द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ डिस्क और प्लेट क्लच। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट बताना है ना, तो डिस्क और प्लेट क्लच के इक्विवेलेंट बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा फ्लैट कॉलर बियरिंग। क्या होगा, फ्लैट कॉलर बियरिंग। ठीक है, इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है T बराबर 2/3 म्यू ओमेगा R2 की पावर क्यूब माइनस R1 की पावर क्यूब R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। What should be the incremental factor for the number of shoes if the engagement speed for the centrifugal clutch needs to be double? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है, दैट इज वर्क ऑन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अगर इसमें जो फोर्स अगर इंक्रीज करता है तो रोटेशन ऑफ स्पीड किस हिसाब से, mv स्क्वायर बाई r, तो इसमें जो स्पीड है वो स्क्वायर से रोटेट करेगी, मतलब डबल से रोटेट करेगी, मतलब डबल से चेंज होगी, है ना। चलिए, स्क्वायर है ना। टू गियर्स आर सेड टू हैव कंजुगेट मोशन। कब हम कहेंगे कि दो गियर्स एक कॉन्जुगेट मोशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव वेरी स्मॉल फ्लक्चुएटिंग एंगुलर वेलोसिटी, दे हैव वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, दे हैव कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और दे हैव वेरी हाई फ्लक्चुएटिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका गियर कॉन्जुगेट मोशन में है तो दे हैव कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पीड रेशियो ऑफ अ गियर ट्रेन। ठीक है, इनमें से गियर ट्रेन के लिए क्या सही है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेट में भी बताया था, जो स्पीड रेशियो होता है वो इन प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ट्रेन वैल्यू के। मतलब अगर स्पीड रेशियो है हमारा, स्पीड रेशियो हमारा होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर और स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो अगर कहीं पूछ ले जाए कि स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर क्या है, तो दैट इज नोन एज ट्रेन वैल्यू। ठीक है दोस्तों। चलिए, व्हेन द रिलेशन एफ है ना, एफ मतलब ये जो सी है ना, ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है, सी इतना बड़ा ना छोटा सा होता। एफ मतलब कंट्रोलिंग फोर्स की बात हो रही है, तो सी स्मॉल, सी छोटा सा स्मॉल रहेगा। ठीक है, एफ सी बराबर ए आर प्लस बी इज सेटिस्फाइड फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर एज द रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग फोर्स एफ सी एंड रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, किसके बीच में बन रहा है ये, है ना, कंट्रोल गवर्नर में, ये कंट्रोलिंग फोर्स एफ सी, जो इतना बड़ा एफ सी नहीं है, छोटा सा है, एंड रेडियस ऑफ रोटेशन आर। तो ये किस टाइप का गवर्नर है, देखिए इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी इक्वेशन एफ सी बराबर ए आर प्लस वी की है ना, तो ये एक अनस्टेबल गवर्नर है। और अगर बोला जाए कि आपको स्टेबल गवर्नर बनाना है तो आपकी यही जो इक्वेशन है वो एफ सी बराबर ए आर माइनस बी की हो जाएगी। और अगर आपको आइसोक्रोनस बनाना है तो एफ सी बराबर एन टू आर की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही एक फंडा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर हाइट इन डेसीमीटर फॉर वॉट गवर्नर, है ना। तो अगर हमें मतलब इन डेकामीटर पूछा है
ठीक है, डेकामीटर में ऑफ देखो चीज है ना, इसने क्या पूछा है, हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर इन डेकामीटर, है ना। तो हम लोग हाइट ऑफ गवर्नर जनरली मीटर में देते हैं, तो मीटर में जो आंसर देते हैं वो हम देते हैं 895/n²। पर इन्होंने पूछा है ना कि मीटर में, इन्होंने पूछा है डेकामीटर में। तो डेकामीटर में क्या हो जाएगा, है ना, एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो 89.5n² डेकामीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ना कि सी। ये सी किसने मारा हुआ है यहाँ पे। Which ratio defines the height of a porter governor to the watt governor for equal arm and link length, where m is the mass of the ball and capital M is the mass of the sleeve। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बता दिया आपको, मतलब पहले वाले सेट में भी बताया मैंने आपको, सेट 2 में। यही सही चीज़ है ना, तो ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए ए आंसर दोबारा नहीं बताऊंगा। What offset is provided for a cam follower mechanism, है ना। क्या ऑफसेट दिया, मतलब वॉट ऑफसेट इज प्रोवाइडेड, गलत दिया है ना, यहाँ पे वॉट नहीं वाई होना चाहिए। ठीक है, क्यों हम लोग ऑफसेट को प्रोवाइड करते हैं, फॉर अ कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, टू अवॉइड जर्क, टू एक्सेलरेट, टू डी एक्सेलरेट और टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग ऑफसेट दे रहे हैं किसी में, है ना, ऑफसेट का मतलब ये होता है हमारा जो फॉलोअर है और हमारा जो कैम रोटेट कर रहा है, तो जो कैम का जो सेंटर पॉइंट, मतलब कैम का सेंटर नहीं कहेंगे, जहाँ से कैम जिसके थ्रू रोटेट कर रहा है वो फॉलोअर से कुछ ऑफसेट होना चाहिए, इस टाइप से, समझ रहे हो। तो ये देखिए, ये कुछ ऑफसेट है, यहाँ से सेंटर से कुछ ऑफसेट है ना, तो यही कहलाता है ऑफसेट, टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट। 116 की तरफ जाएंगे। Which of the following is not considered as basic type of strain? इनमें से कौन सी बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन नहीं, है ना। चलिए, तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, एरिया स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन इज नॉट अ एरिया स्ट्रेन। कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर, ये सारी की सारी एक बेसिक टाइप की स्ट्रेन है, पर वॉल्यूमेट्रिक भी इसी टाइप की है, पर एरिया स्ट्रेन इज नॉट अ बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। Which type of support has a reaction and bending moment components? ठीक है, इसमें से किस सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट भी होता है और रिएक्शन भी होता है? हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट और नन ऑफ दीज। देखिए, हिंज सपोर्ट होते हैं आपके ये, रोलर सपोर्ट होते हैं आपके जिनमें रोलर लगा हो नीचे, ठीक है, और फिक्स सपोर्ट होते हैं आपके ये। तो आपके हिंज सपोर्ट में जो फोर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। रोलर सपोर्ट में आपका जो फोर्स होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, पर आपके फिक्स सपोर्ट में आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होता है, वर्टिकल फोर्स भी होता है और एक बेंडिंग मोमेंट भी होता है। तो आंसर क्या हो गया, फिक्स सपोर्ट। A rod with length of 100 cm and diameter of 4 cm undergoes an axial pull of 50 kN. What is the stress? ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है उसकी, उस पर लगने वाला फोर्स, और हमें क्या चाहिए, तो रॉड है, तो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्यों हमें बताना स्ट्रेस, तो सिग्मा बराबर होता है पी बाई ए, है ना। तो 50 × 10⁻³ इंटू 4 का स्क्वायर, है ना, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। 1 मीटर में 10⁻² होते हैं, पर हमें mm में बताना है ना। तो एक सेंटीमीटर में 10 mm भी होते हैं, सॉरी, 1 सेंटीमीटर में, हाँ 10 mm भी होते हैं, 10 mm होते हैं, तो 10, तो यहां से आ गया स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सही है, बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 39.8 न्यूटन पर mm²। तो आंसर अराउंड कितना हो जाएगा, 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इनमें से फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या चीज सही है? ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस अपन परमिसिबल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपन अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन परमिसिबल स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेस। तो देखो, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें ये बताता है कि हमें अपने कंपोनेंट को कितना सुरक्षित रखना है। वो कैसे पता चलेगा, वो इस तरीके से पता चलता, जैसे हमारे कंपोनेंट में हम लोग 500 न्यूटन पर मीटर mm² का स्ट्रेस लगा सकते थे, पर यार हम
जानते हैं कि देखो हमारा कोई कंपोनेंट बना है वो आइडियल नहीं है, मतलब बहुत सारी एक्सटर्नल और बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स के वजह से ये 500 से कम में ब्रेक हो सकता है। तो हम इसमें क्या देते हैं, थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखें, इसलिए क्योंकि इंसान की जो लाइफ है वो मशीन की लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है या पैसे से बहुत बढ़कर है। तो हम लोग 2 की, कहीं 3 की, कहीं 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जितनी स्ट्रेस आपने लगाई और जितनी लग सकती थी, तो अल्टीमेट स्ट्रेस आपने लगा दी और परमिसिबल स्ट्रेस मतलब जितनी लग सकती थी, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए, इफ वन एंड ऑफ अ हिंज्ड कॉलम इज मेड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, देन हाउ मच द क्रिटिकल लोड इज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू। देखो क्रिटिकल लोड होता है वो होता है पी आर बराबर पाई स्क्वायर ई आई, या क्रिपलिंग लोड कहते हैं इसे, पी सी कर लो, अपॉन एल ई स्क्वायर। अगर हमारा एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, मतलब कैंटिलीवर बीम है, तो हमारा जो उसमें लेंथ इफेक्टिव होता है, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है वो एल ई बराबर 2L होता है। तो एल ई बराबर यहाँ पे 2L का रखोगे तो 2L का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल पीसी कितना हो जाएगा, न्यू 1/4 पीसी ओल्ड। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया 1/4 कितना हो गया 0.25, ए आंसर। फॉर विच टाइप ऑफ कॉलम द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम, इनमें से कौन से कॉलम के लिए जो बकलिंग लोड होता है वो मैक्सिमम होता है। देखिए अगर हमारा वन एंड क्लैंप है और अदर इज फ्री है तो लेंथ इफेक्टिव कितनी होगी, एल ई बराबर 2L। अगर बोथ एंड क्लैंप हैं मतलब फिक्स्ड हैं तो इसके लिए एल ई होगी L/2, इसके लिए हो जाती है एल ई बराबर L, और इसके लिए बराबर हो जाती है एल ई बराबर LE/√2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हमारी एल को 2L रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही थी, 0.25 हो जा रही थी पीसी की। अगर एल बराबर L/2 रखोगे तो जो पीसी न्यू है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा पीसी ओल्ड, जो कि सबसे ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वैल्यू रखने पर। तो बी इज द आंसर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विथ बोथ एंड हिंज्ड इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ्ड। हमारा क्या है ना, हमारा क्या है, जो P होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L² होता है, तो हम आपको बता चुके हैं। तो अब हमने इसमें क्या किया है, उसने हमारा बोला है कि जो L की वैल्यू है वो हाफ हो गई है, तो L/2 रख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना, अभी ऊपर किया हमने सेम क्वेश्चन। Which is the correct reason for a 5%, 10% of error in Euler crippling load when estimated theoretically? ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम लोग करेक्ट रीजन बताइए कि हम जो लोड निकाल रहे हैं उसमें 5-10% की एरर हो जा रही है ना, और व्हेन एस्टिमेटेड थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कंपेरिजन में लोग थ्योरेटिकली जब निकालते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि स्ट्रेस तो डायरेक्ट लगी रही है एक्सियल, है ना, कंप्रेसिव। प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इन पिन जॉइंट, है ना, ये भी कुछ नहीं है। द अजम्पशंस बेड नॉट मेट इन रियल लाइफ कंडीशन, बिल्कुल सही। इन्होंने बोला कि अजम्पशंस जो लिए हैं वो असलियत में नहीं होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। मतलब जो हमने अजम्पशंस लेते हैं आयलर थ्योरी में वो सारे के सारे ट्रू नहीं है, वो हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस थोड़ी सी मदद लेने के लिए वो अजम्पशंस बना दिए थे कि मतलब उस पर जो लोड लग रहा है वो प्योर एक्सियली लग रहा है, ऐसा नहीं है, उस पर बेंडिंग मोमेंट भी लगता है ना, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा होता है, पर हम वो निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस होता है, पर ऐसा नहीं होता, हमारा जनरली मटेरियल एनाइसोट्रोपिक होता है, होमोजीनियस नहीं हो सकता, नॉन होमोजीनियस होता है, तो यही प्रॉब्लम है। तो सी इज द आंसर ऑफ 123 नंबर क्वेश्चन। 124. If a load of 40 kilonewton is applied in a compressive manner on a rod whose cross section is 10 cross 20 mm square, what will be the compressive stress in MPa on the rod? ठीक है, what will be the compressive stress in MPa on the rod? चलिए, उन्होंने बोला कंप्रेसिव स्ट्रेस बताइए, तो
क्या दिक्कत है? देखो इन्होंने हमें लोड दे दिया, इन्होंने हमें एरिया दे दिया, ठीक है, लोड दे दिया, एरिया दे दिया, और हमें क्या कहा निकालो, तो क्या निकाल लोगे आप? 40 इंटू 10⁻³ अपॉन मेगा पास्कल में पूछा है, तो मतलब न्यूटन पर mm² पूछा है, 10 इंटू 20, ठीक है, 2 कट गए, यहाँ से 2 कट गए, 20 बचा, आंसर हो गया 200, ठीक है। तो 124 का आंसर आपने इजीली निकाल कर उनके चेहरे पे रख दिया कि लीजिए भाई मैंने आंसर निकाल लिया है। 125 की तरफ आगे बढ़ेंगे। What will be the thermal stresses developed in a rod having a diameter of 4 cm and a length of 2 meter? It experience heating from temperature 50 degree C to 200 degree C. The coefficient of thermal expansion is alpha बराबर 10 into 10 to the power minus 6 degree C and Young modulus is 250 GPa. पूछा क्या है? उन्होंने पूछी है थर्मल स्ट्रेस बताओ। थर्मल उन्होंने क्या पूछ लिया? स्ट्रेस। तो हमें जितना भी थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला क्या पता है? अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू होता है थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन से अगर थर्मल स्ट्रेस बनाना है तो आ जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। मतलब अल्फा हमें दे दिया है, डेल्टा टी क्या होगा? 200 माइनस 50 मतलब 150, ई हमें पता है, ये रखा हमने, आंसर निकालो 375। पर ई को आप लोग ऐसे मत रख देना 250 इंटू जीपीए, है ना, 250 इंटू 10⁻³ रखोगे, क्योंकि एक जीपीए बराबर 10⁹ पीए होता है और 10⁻³ एमपीए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? शियर स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, टॉर्क और नन ऑफ दीज। तो आपकी जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है वो होती है पॉइजन रेशियो। क्यों? क्योंकि पॉइजन रेशियो होता है आपका माइनस टाइम लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए 127, विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट suited फॉर लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल? इनमें से कौन सा कर्व सूटेबल है किस चीज के लिए? लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल के लिए। तो देखिए जो पहला वाला जो कर्व है ना इस तरीके से, ये एक लीनियर इलास्टिक कर्व है। दूसरा वाला कर्व देखिए इस तरीके शेप का बना हुआ है ना, ये वाला शेप है। तीसरा वाला कर्व देखें तो इस तरीके के शेप का है, और चौथा वाला कर्व देखें तो इस साइड का है। तो ये वाला जो कर्व है दैट इज इलास्टिक प्लास्टिक कर्व, इलास्टिक प्लास्टिक कर्व। ये वाला जो कर्व है ये इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक, इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक। और ये वाला जो कर्व है ये है परफेक्टली प्लास्टिक का, परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से इलास्टिक हार्डनिंग कर्व का ये है आगे बढ़ते हैं। 128, विच फॉर्मूला करेक्टली डेपिसिट्स द एलोंगेशन इन अ कंपोजिट बॉडी? इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें करेक्टली बताता है एलोंगेशन इन अ कंपोजिट बॉडी? तो फॉर्मूले देखिए, डेल्टा बराबर पी वाई ई L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3 प्लस L4 डॉट डॉट डॉट। दूसरा डेल्टा बराबर पी वाई ए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तीसरा फॉर्मूला हमें बताता है डेल्टा बराबर पी वाई ए L1 माइनस L2 प्लस L3 माइनस L4। चौथा हमारा बता रहा है पी एल वाई ई। तो इस हिसाब से ये देखो ये गलत लगाया आंसर, ये वाला आंसर है, ठीक है। What is the formula for elongation of a conical bar with length L, है ना, and self weight W due to the self weight? देखो ड्यू टू द सेल्फ वेट पूछा है ना, और किस टाइप का बार है? दैट इज अ कॉनिकल बार, कॉनिकल बार है ना, और ऊपर से कैसा है? तो इन्होंने देखो कॉनिकल बार और हमारा चाहे फिर वो सर्कुलर बार हो, उन दोनों के लिए ही जो फॉर्मूला होता है सेल्फ वेट
का वो होता है WL/2AE। पर यहाँ पर जो अंतर क्या होता है, हमारा अंतर है जो W है वो है सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के लिए अगर तुम सर्कुलर वाले रीजन में जाओगे तो ये पूरा रीजन है, पर कॉनिकल वाले रीजन में ये आधा रीजन है, मतलब ये रीजन देख रहे हो आप गायब है ना। तो मतलब कितना रीजन गायब है, 1/2/3 पाइप गायब होता है। तो इसके लिए जो W की वैल्यू होती है वो होती है गामा AL होती है, और इसके लिए होती है गामा AL/3। समझ गए। जैसे आंसर कभी आ जाए कि गामा के फील्ड, गामा क्या है, वेट डेंसिटी है, ये गामा जो है दैट इज वेट डेंसिटी। ठीक है, अभी कभी पूछ ले जाके यार गामा के फॉर्म में बताइए, आंसर गामा के फॉर्म में बताइए, तो सेल्फ वेट ड्यू टू द सर्कुलर बार हिज फॉर्म इज गामा L²/2E, और कॉनिकल बार होता है गामा L²/6E। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं अब ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 130 की तरफ चलते हैं। What will be the value of Poisson ratio if the elasticity and the rigidity of the material 266.67 GPa? फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू। इसमें जो E है दैट इज कॉल्ड एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। तो कितनी दी है, 200। रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस कितना दिया है, 66.6। हमें म्यू निकालना है, तो म्यू निकालो आप यहाँ से। 200 बराबर 2 × 66.67 प्लस 1 प्लस म्यू, डायरेक्टली निकाल लोगे, 0 म्यू बराबर 0.50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। What will be the dryness fraction for the liquid M1 and vapor M2 mixture? देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन में 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, MB/ml प्लस MB। तो हिसाब से जाओगे तो क्या जाएगा, M2/m1 प्लस M2। What is the amount of maximum work that can be extracted from a Carnot engine वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर 1000 केल्विन है ना 100 केल्विन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कितना मैक्सिमम वर्क हम निकाल सकते हैं अगर हमारा इन दो टेम्परेचर के बीच में हमारा काम कर रहा है इंजन, है ना। अगर हमारा, तो हम लोग कितना निकाल सकते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो वैसे इन्होंने बहुत कुछ क्लियर नहीं किया, वो गलत है ना। इन्हें ऐसे बताना चाहिए था कितनी हीट में निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं पर किलो जूल की बात कर रहे हैं, पर किलो जूल की बात कर रहे हैं हीट की। तो हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - TL/TH बराबर वर्क अपॉन हीट। तो हीट की वैल्यू है 1 - 100/1000, तो आ जाएगा यहाँ से 0.9 W। तो 0.9 W, सी इज द आंसर। ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, वो भी आप करेक्ट कर पाओगे इससे अच्छा। When the degree of randomness increases, what is the change in entropy? है ना, अगर देखो हमारी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बदल रही है तो उसी को तो एंट्रोपी बोलते हैं ना। एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर हमारी रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, अगर हमारी रैंडमनेस इंक्रीज हुई है तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई है। तो आंसर क्या हो गया, 133 का बी आंसर हो जाता है हिसाब से, है ना। चलिए 134, for a heat pump the second law of efficiency can be written by। देखो हीट पंप के बारे में लिख रहे हैं। हीट पंप सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी होती है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी अपॉन कार्नोट एफिशिएंसी। मतलब जो आपकी एक्चुअल एफिशिएंसी है या आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, जब उसको आप डिवाइड करते हो कार्नोट एफिशिएंसी से तो उसको कहते हैं सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। दैट इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी अपॉन 1 - TO/TA। अब ये वैसे ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि आंसर ये भी हो नहीं, ये तो नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों में क्रॉस लगा है, तो यही आंसर है, सॉरी। ठीक है, यही आंसर है, यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है,
और टीओ टीए के बारे में इन्होंने दिया नहीं है, तो ये भी गलत है। हमें बताना चाहिए कि टीओ क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर है। तो ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं माना जाएगा ये क्वेश्चन। Which entropy value best defines the state of water at triple point? देखो ट्रिपल पॉइंट, आपको कई चीज़ें बताता हूँ ट्रिपल पॉइंट के बारे में, पहले भी पता है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सी या 273.16 केल्विन। प्रेशर होता है 6111.2 पास्कल या 4.58 mm ऑफ HAG। इंटरनल एनर्जी होती है वहां पे 0, एंट्रोपी होती है 0। ठीक है, चलिए 0 हो गया इसका आंसर। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मिसप्रिंटिंग दिखाऊंगा आपको। एक तरफ बोल रहे हैं कंप्रेशन इग्निशन, है ना, और एक तरफ बोल रहे हैं SI। अगर कंप्रेशन इग्निशन की बात हो रही है, दैट इज नथिंग बट अ CI इंजन। यहाँ पे मिसप्रिंट है ये चीज। दिस इज अ CI इंजन, नॉट अ ऑटो साइकिल, दिस इज अ डीजल साइकिल, बिकॉज SI इंजन इज ऑटो साइकिल और कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज डीजल साइकिल। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दोनों ही आंसर बता दिए, कोई भी हो सकता है। The self-ignition temperature of a diesel as compared to the petrol is lower। ठीक है, सही लिखा है, क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था सेट, उसमें मैंने इसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। What happens when the supercharging is done for spark ignition engine, है ना। अगर सुपर चार्जिंग, है ना, किस चीज़ के लिए की जाए, SI के लिए, तो SI में जब सुपर चार्जिंग की जाती है तो नॉकिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिटोनेटेशन इन एन इंजन। मतलब डिटोनेटेशन का मतलब कहीं ना कहीं नॉकिंग ही होता है। ठीक है, दोनों ही नाम कह लो। तो डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, क्या वो रीजन है जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता नॉकिंग में। इंजन ओवर हीटिंग, है ना, ये करता है। हायर कंप्रेशन रेशियो, ये करता है। स्टियोमेट्रिक फ्यूल मिक्सचर का मतलब होता है आइडियल मिक्सचर, जो बनाना नामुमकिन सा है, तो ये नहीं करता। ठीक है, यही है सही आंसर। रॉन्ग स्पार्क प्लग ये गलत आंसर है, ये तीनों गलत आंसर है, ये सही आंसर है। विच ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, है ना। पहली चीज, प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है। केमिकल कंपाउंड्स आर जनरली अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। ह्यूमाइड हेयर, ह्यूमाइड एयर का मतलब होता है जब आपकी एयर को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो दैट मेक्स द एयर प्लस वाटर, है ना, नॉट नोन एज ह्यूमाइड एयर, है ना। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इट इज नथिंग बट जो आयरन होता है आपका, जो आयरन होता है, आयरन को आपको मिक्स कर दिया जाता है कुछ अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उनके साथ, तो दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। तो ये दोनों के दोनों ही, है ना, आपके प्योर सब्सटेंस नहीं है। कैन नॉट ही पूछा था इन्होंने, तो दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो 142 में गोला मारा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। देखो, ट्रू फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल साइकिल, इंक्रीज विथ वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल के लिए पूछा है इन्होंने। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स, मतलब हमारा जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा अगर हमारा एडियाबैटिक इंक्रीज हो जाए, है ना। तो देखा जाए 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1, अगर हमारा गामा बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो 1 माइनस ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये सही लिखा है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर की होगा गामा माइनस 1। अगर ये बढ़ेगा
तो ये कम होगा तो ये भी बढ़ेगा। इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, है ना। अरे ये तीनों ही सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, फालतू में रॉन्ग लिखा हुआ है, हटाओ ये रॉन्ग। विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ रिजर्वायर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिजर्वायर ऑफ हीट के लिए बिल्कुल सही है। इट हैज़ अ वेरिएबल टेम्परेचर, द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल एंड इट हैज़ अ फाइनाइट हीट कैपेसिटी एंड द एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर्स, है ना। तो ट्रू अबाउट पूछ रहा है कि रिजर्वायर ऑफ हीट, तो इसका एक ही आंसर होता है द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल। ठीक है, अगर हम बोला जाए हीट रिजर्वायर क्या चीज़ होती है, तो हीट रिजर्वायर इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट एनर्जी एंड फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर विल नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर हीट टेम्परेचर, मतलब अगर हम लोग हीट निकाल भी लें, हीट बेच भी दें, तो जो रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट कांस्टेंट है, उसमें इनफाइनाइट हीट है, वो नहीं बदलने वाला। 143 इफ अ हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क आउटपुट विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट इंजन क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के बिना, ठीक है, मतलब एनर्जी बिना खाए ही प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो ये कौन सी मशीन कहलाती है ना। PMM1, PMM2, PMM3 और नन ऑफ दीज। तो पहली चीज PMM1 क्या होता है, PMM1 होती है अ मशीन विच वॉयलेट्स द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बिना आप एनर्जी के वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये PMM1 कहलाएगी। इट इज, ये मशीन इम्पॉसिबल है, तो ये सही, यही इसका आंसर है। चलो PMM2 भी सुन लो। PMM2 सेज दैट कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ वर्क फ्रॉम द हीट विद द यूज ऑफ सिंगल रिजर्वायर, मतलब आपने कोई सिंक नहीं लगाया, सिर्फ सोर्स लगाया और आप कंटिन्यूस वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंक नहीं है आपके पास, मतलब सिंक टेम्परेचर नहीं है या सिंक हीट रिजर्वायर नहीं है, तो दैट इज अ वॉल्यूशन ऑफ केल्विन प्लैंक, दैट इज कॉल्ड अ PMM2। और PMM3 होता है डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, कि कोई भी जो मशीन है ना, वो बिना फ्रिक्शन के काम नहीं कर सकती, मतलब उसमें फ्रिक्शन होना ही चाहिए, मतलब फ्रिक्शन तो होगा ही, तो PMM3 वॉयलेट करती है। ठीक है, आंसर हो गया 1। इन अ PT डायग्राम, फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड रीजन, सॉलिड और लिक्विड को कौन बदलता है। तो देखो ट्रिपल रीजन का ग्राफ देखो, इस तरीके का होता है, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर, दिस इज सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन, ठीक है, दिस इज फ्यूजन और दिस इज वेपर। ठीक है, तो कौन सी लाइन बदल रही है, फ्यूजन लाइन या मेल्टिंग रीजन। व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन x ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का, तो इसका तो कांट बी डिटरमाइन कह सकते हो आप, अगर इसका अमाउंट नहीं दिया है, ये तो फॉर्मूला होता है MV/MB + ML से निकाला जा सकता है, तो डोंट नो हो जाएगा या कांट बी डिटरमाइन कह सकते हो। A gas is compressed frictionless from an initial state of 0.4 meter cube and 0.1 megapascal to a final state of 0.2 meter cube and a 0.1 megapascal. The transfer of 35 kilojoule of heat from the gas, and what is the change of internal energy? हमारे पास Q है, U + W होता है, हमारे पास W नहीं गिवन है, तो हमारा पहला जो काम होगा वो होगा W निकालना। अब देखिए जो प्रेशर है वो सेम है, पर हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया है ना, और हम लोगों ने जो सिस्टम मांगा है वो सिस्टम माना है क्लोज सिस्टम, तो Q बराबर हो गया ट्रांसफर 30 फ्रॉम द हीट फ्रॉम द गैस, गैस से हीट निकली है तो मतलब नेगेटिव वर्क हुआ है, तो आ जाएगा -35 बराबर U प्लस W कितना हो जाएगा 0.1 बराबर 0.2 - 0.4। ठीक है, ये हो गया, और 0.1 को मेगापिक्सल को पास्कल में करो तो × 10⁶, तो यहाँ से आ जाएगा -35
बराबर आपका आ जाएगा u प्लस 20, ये इधर गया तो u बराबर आ गया -15। What is the velocity of steam in meter per second at exit across a steam vessel which is perfectly insulated and does not perform any work and undergoes a drop of 0.2 kilojoule per kg in enthalpy from entry to exit? क्या बोल रहा है, हमें बताना है exit velocity of the steam, velocity steam at exit बताना है। अगर उसमें जो हीट ड्रॉप हुआ है ना, जो एनर्जी ड्रॉप हुआ है वो 0.2 किलोजूल पर केजी की है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000 बराबर H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000। इनिशियल जीरो है तो इसको जीरो कर दो, तो V2 बराबर आ गया 2000 H1 माइनस H2 स्क्वायर। जब इससे निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 44.71 है ना, इधर से आ जाएगा और H2 माइनस H1 हो जाएगा आपका 0.2। जब इसको निकालोगे आएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अ हीट इंजन परफॉर्म्स ऑफ 100 किलोजूल पर साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 50%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन अ पर साइकिल। एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है, 1 माइनस क्यू आर अपॉन 100, 0.5 कितना हो गया 50, कितना निकल आया 50 निकल आया। नहीं, गलत हो गया आपसे। गलत कैसे हो गया, देखिए मैं दिखाता हूँ, मुझसे गलत हो गया, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया पढ़ने में। उसने पूछा है वर्क, 100 वर्क दिया है, सॉरी, तो 0.5 बराबर क्यू सप्लाई अपॉन वर्क, तो क्यू सप्लाई कितना आ गया यहाँ से, तो वर्क अगर हमारा 100 है तो क्यू सप्लाई आ गया हमारा 200, और अगर हमारा वर्क 100 है और क्यू सप्लाई 200 है तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू एस माइनस डब्ल्यू, तो 100। सी इज द आंसर। व्हाट इज द रीजन थर्ड इन द पीवी डायग्राम गिवन इज कॉल्ड, तो देखिए इस रीजन को कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड, इसको कहते हैं वेट रीजन, और इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर रीजन। ठीक है, तो बी इज द आंसर। 150। What happened during a throttling process? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इनमें से क्या होता है, स्टीम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, स्टीम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, स्टीम एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट और स्टीम एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो H1 होता है या H इनलेट होता है वो H एग्जिट के बराबर होता है, तो स्टीम एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय विच प्रोसेस, तो स्टील को अगर हमें हार्ड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और नॉन ऑफ दीज, तो हमें करना पड़ेगा इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो इंडक्शन हार्डनिंग कैसे होती है, इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, हम लोग जो करंट होती है हाई फ्रिक्वेंसी की उसे पास करते हैं इंडक्शन कॉइल, मतलब स्टील के पार्ट पे हम लोग ऐसे कॉइल चढ़ा देते हैं, उसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी की करंट को हम लोग पास करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। उससे क्या होता है, जो आपकी जो ऊपर की परत होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है ना, या हल्की हल्की मेल्ट हो जाती है, फिर उसको हम क्वेंच कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं एकदम से पानी में, तो वो क्या होती है, वो सरफेस क्या होती है, वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। डैश हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू एसिड्स, परमलॉय, कंस्टेटन, हेस्टेलॉय और मोनल मेटल। तो आपका जो हेस्टेलॉयज होते हैं ये आपको बताया जाए हाई रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म अटैक्स, आउटस्टैंडिंग लोकलाइज कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, एक्सीलेंट स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग रेजिस्टेंस होते हैं, गुड रेजिस्टेंस टू एसिड्स होते हैं, चाहे फिर एसिड आपका सल्फर, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, क्रोमिक, किसी भी टाइप का हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 153 नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि हम कवर कर रहे थे उसी लेक्चर सीरीज में आता है 153 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज परटेन टू कास्ट आयरन।
इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कास्ट आयरन की है? रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, टफनेस और वियर रेजिस्टेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कास्ट आयरन होता है दैट इज अ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल है और उसकी डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और सेकेंड थिंग, उसका वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वो ब्रिटल होता है, हार्ड होता है। इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ब्रिटल होता है। और किस चीज के लिए यूज होता है? जो लेथ मशीन होता है उसका जो बेड होता है ना, लेथ बेड, उसको बनाने के लिए। बॉल बियरिंग रेसेस आर टर्न, ग्राउंड, निकल प्लेटेड और लैप्ड। किस तरीके की होती हैं? मेथड पूछा है, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज लैप्ड। लैप्ड क्या होता है ना? देखिए, a method and apparatus for randomly lapping a ball bearing races and removing the deviation from the smooth cross races curvature where the bearing race is rotated about its center। क्या करते हैं हम लोग? घिसके ना, उसको घिसके चिकना बना देते हैं, स्मूथ बनाते थे, जिससे क्या होता है जो देखो रेस होती है ना, उसके अंदर जैसे बॉल्स मूव कर रहे होते हैं, है ना, तो ये स्मूथली मूव हो पाए, है ना, ये स्मूथली मूव हो पाए, इसलिए लेपिंग करते हैं। अ वेरी सॉफ्ट विस्पर मे हैव नॉइज लेवल ऑफ अबाउट 10 dB, अबाउट 30 dB, अबाउट 40 dB और अबाउट 100 dB। चलिए, तो देखिए, अब वेरी सॉफ्ट विस्पर जो होता है उसका जो नॉइज लेवल होता है अबाउट 30 dB होता है, पर जो ह्यूमन होता है ना वो 120 dB तक सुन सकता है, पर इससे ज़्यादा अगर चला गया तो उसका कान खराब भी हो सकता है, दैट इज डेंजरस। ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेसेस, चिप्स experience strains. The value of stresses and strains are always calculated for the condition at the normal plane and the chip experiences stress and strain both। ठीक है, देखिए जो इसमें ना आंसर है, इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है वो एक्चुअली शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होती है। तो सबसे करेक्ट जो आंसर वो दिया गया है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द कंडीशन एट द नॉर्मल प्लेन। 157। द ग्राइंडिंग व्हील इज कंसीडर्ड बेटर। ग्राइंडेड व्हील को हमने कैसा बताया? बेटर। इफ द ग्राइंडिंग रेशियो, अगर ग्राइंडिंग रेशियो कैसा हो? मैक्सिमम, वेरी लो, एवरेज और मिनिमम। ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है? ग्राइंडिंग रेशियो होता है आपका G बराबर VW अपॉन VG, ठीक है। VW का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड या वॉल्यूम ऑफ द वर्कपीस, कितना वर्कपीस से रिमूव करना है। और VG क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द व्हील वियर, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ग्राइंडिंग रेशियो क्या बता रहा है कि हमें कितना हमारे उसमें गियर मतलब ग्राइंडिंग में वियर होगा, जिसके लिए इतना कितना मेटल रिमूव होगा। तो ये क्या होगा? अगर मैक्सिमम होगा ना तो VW की वैल्यू ज्यादा होगी, VG की वैल्यू कम होगी, तभी मैक्सिमम हो सकता है। तो यही आंसर है। जिग बुसेस आर, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ अ ड्रिल जिग थ्रू विच कटिंग टूल आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड। द लोकेटिंग डिवाइस यूज्ड इन जिग्स along with the fixture, the operating bushings in a jig, the locating and clamping parts of a jig and fixtures arrangement। So jig bushes are the part of a drill jig through which the cutting tools are operated and located। जिग और फिक्सचर तो अलग चीज है। जिग क्या करता है? हमारे टूल को गाइड करता है ना। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई ऐसा होल है तो होल के ऊपर हम एक जिग लगा देते हैं, तो हमारे टूल को पता है कि इसके अंदर एंट्री करना है, इस होल के अंदर, जिससे वो डेविएट ना हो पाए अपने पाथ से। इसके अंदर एंट्री करता है और अपना ड्रिल कर लेता है, ठीक है। ये आंसर। द फॉलोइंग टाइप ऑफ गेज हैविंग गेजिंग सेक्शन कंबाइंड ऑन वन एंड
बोला है कि गेजिंग सेक्शन कंबाइंड ऑन वन एंड, तो आंसर क्या है? प्रोग्रेसिव गेज, फिक्स्ड गेज, लिमिट गेज और कॉम्बिनेशन गेज। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है आपका प्रोग्रेसिव गेज। क्या आंसर है? प्रोग्रेसिव गेज हैज गेजिंग सेक्शन कंबाइंड ऑन वन एंड। 160 सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। देखिए, जो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल होते हैं वो आइडियली जो होते हैं ना, वो जीरो रेक के साथ होते हैं। जीरो रेक एंगल पॉजिटिव गलत है। The maximum heat content at 100 degree C in calorie per meter cube is possessed by the following gas, तो that is SO2। ठीक है, चलिए, वो भी इसका रीजन ये है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो मैक्सिमम हीट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब पूछ रहा है Cp अपॉन Cv की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू गामा होती है, दैट इज 1.4 फॉर द एयर। हीट पंप एट अ डिवाइस, हीट पंप कैसा डिवाइस है ना? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी, कन्वर्ट्स हीट एनर्जी to mechanical energy, deliver the heat flow low temperature to a high temperature in a cyclic process, और delivers heat from high temperature to a low temperature in a cyclic process। तो आंसर है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। ठीक है, हीट फ्लो इन अ लो टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर इन अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना? तो हीट पंप का यूज कहाँ होता है? जब ठंड आती है ना, तो विंटर एसीज जो होते हैं, है ना, एक होते हैं समर एसीज और एक होते हैं विंटर एसीज। समर एसी में क्या होता है, जो गर्मी में एसी लगे होते हैं, और विंटर एसी में क्या होता है, हम लोग गर्म थोड़ी स्टीम से, है ना, हीट से हम लोग रूम को थोड़ा गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, जो टोटल हीट सप्लाई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? तो वो होती है Q बराबर mCv T2 माइनस T1। द एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल साइकिल इंक्रीजेज। अगर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, चलिए, विद इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, विद रिमेन्स अनअफेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, क्या होती है एफिशिएंसी? 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। ये होता है कट ऑफ रेशियो रो, गामा होता है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स। तो कह रहा है डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। अगर कट ऑफ रेशियो को हम डिक्रीज करेंगे तो देखो, अपन को सारे मैच करना है। इंक्रीज, चलिए हम रो को बढ़ाते हैं, हम रो को बढ़ाया, यहाँ से इंक्रीज किया, यहाँ भी रो को बढ़ा दिया, पर ये कुछ ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि रो की पावर गामा है यहाँ पर। मतलब 2 को अगर 3 का स्क्वायर कर दें और नीचे 3 कर दें तो ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो ये टर्म पूरा बढ़ रहा है, तो ये टर्म कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो विद इंक्रीज। हाँ, अगर इंक्रीज कर रहे हैं कट ऑफ रेशियो तो ये एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही, तो इसे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसे इंक्रीज करना है तो आंसर इज बी इज राइट। इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर्मूला बताओ। 4 फॉर्मूले, आंसर यही सही है क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं है ना। तो T1 बाई T2 बराबर V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर P1 बाई P2 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। आंसर इज डी करेक्ट। द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबंशन, क्या कह रहा है कि द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबंशन। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग ड्राई प्रोडक्ट का कंबंशन की वैल्यूज निकालते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं उनकी? बॉम्ब कैलोरीमीटर, विस्कोसिटी मीटर, ऑरसेट अपैरेटस और कैलोरीमीटर। तो ऑरसेट अपैरेटस, तो ऑरसेट अपैरेटस क्या होता है? एक्चुअली ये वाटर या मतलब जो वेट प्रोडक्ट होते हैं उनका मेजरमेंट नहीं कर पाता है ना। जनरली किसका कर पाता है? क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ केमिकल्स डालते हैं,
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, है ना, पायरोग्लिसरॉल डालते हैं, CuCl2 मतलब कॉपरस क्लोराइड डालते हैं। एक्चुअली ये CO2, CO और O2 को सबसे पहले मेजर कर लेता है। क्या होता है, इसके अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आपका पायरोग्लिसरॉल होता है, पायरोग्लिसरॉल, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो आपका क्यूप्रस क्लोराइड रहता है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब तीनों मेजर हो गए उसके बाद इसको 100 में माइनस करोगे तो नाइट्रोजन भी निकल आता है, और वाटर ये नहीं बता पाता। ठीक है। A Carnot engine rejects 30% of absorbed heat at sink 30 डिग्री C. The temperature of heat source बताइए। क्या कह रहा है कि 30% ऑफ absorbed heat, मतलब Q अगर हीट अगर absorbed हुई है तो 0.3 क्या हो गई है, निकल गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन T बराबर 0.3 Q अपॉन आपका टेम्परेचर कितना दिया है सिंक का 30 और 273 मतलब 303। ठीक है दोस्तों, Q से Q कट गया, यहाँ से T बराबर आ गया 303 अपॉन 0.3। ये टेम्परेचर आ जाएगा आपका केल्विन में, है ना, और उसमें से माइनस कर दोगे आप 273 तो आ जाएगा आपका डिग्री सी में। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका डिग्री सी में। तो आंसर कितना आएगा आपका 1010 केल्विन, माइनस करोगे 273, आंसर आएगा 737 केल्विन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरे यार चलिए 169। Which one of the following phenomena occurs when gas is an piston in cylinder assembly expands reversibly at constant pressure? क्या हो रहा है, वो कह रहा है कौन सा फिनोमेना अकर होगा जब हमारी गैस कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपांड करेगी, है ना। उसके बाद कौन सा फिनोमेना अकर होगा, हीट इज एडेड टू द गैस, हीट इज रिमूव टू द गैस, गैस डज वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर एनर्जी, और गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो एक्चुअली सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया, एक्चुअली इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हीट इज एडेड टू द गैस, देखिए डीजल साइकिल में अगर हमारा जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे ये वर्क करता है, पीवी साइकिल है, पीवी साइकिल है ना, तो यहाँ पर क्या होती है, हीट रिजेक्ट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ पे हीट एडेड होती है, सॉरी। अ कार्नोट हीट पंप वर्क्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स 277 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी सीओपी। सीओपी क्या होता है, TH अपॉन TH माइनस TL, है ना। इन तीनों को केल्विन, दोनों को केल्विन में निकालो और यहाँ रख दो। ठीक है, तो 277 प्लस 273 अपॉन, दोनों केल्विन में निकालो या दोनों डिग्री से माइनस कर दो, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 277 माइनस 27, यहाँ से निकालो आप COP की वैल्यू, खट से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2। फॉर एन ओपन चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो बिकम्स, जो ओपन चैनल पे जो क्रिटिकल पाथ होता है अगर उस पर आप मतलब फ्लो बताना चाहते हो तो फ्लो कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, फ्लो कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। चलिए, इन अ पंप, इन केस ऑफ पंप द स्पेसिफिक स्पीड इज गिवन बाय, अगर पंप की बात हो रही है तो स्पेसिफिक स्पीड दी जाती है n/√Q h⁴। अगर बात कहीं टरबाइन की हो रही होती तो फॉर्मूला होता n/√P मतलब पावर अपॉन h⁴ 5/4। ठीक है, दिस इज फॉर टरबाइन।
173। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ पाइप वाटर इज इक्वल टू, है ना, इफ डी इज द डायमीटर। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है तो दैट इज एरिया बाय द पेरीमीटर, है ना। और पाइप का निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई डी। तो पाई से पाई कट गया, डी से डी कट गया, दैट इज कम आउट टू डी बाई 4। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन एन ओपन चैनल फॉर लैमिनार फ्लो कैन बी अज्यूम्ड एज, है ना। तो किस टाइप की अज्यूम्ड होती है, यहाँ पे बात हो रही है ओपन चैनल की, फॉर अ लैमिनार फ्लो तो पैराबोलिक, ठीक है। और अगर ये बात हो रही होती है टर्बुलेंट की, है ना, और टर्बुलेंट में जो लैमिनार रीजन की बात हो रही होती तो फिर ये होती स्ट्रेट लाइन इस टाइप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोमेना सरफेस टेंशन, ठीक है। रेन ड्रॉप्स, राइज ऑफ अ सैप इन अ ट्री, ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा फिनोमेना सरफेस टेंशन का है, तो आपको बताऊं ये तीनों के तीनों ही फिनोमेने, है ना, सरफेस टेंशन के हैं। ठीक है, चलिए आपको सरफेस टेंशन का वो भी बता दूं क्या डेफिनेशन, तो सुनिए। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस लिक्विड। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस विल हैव द सेम एनर्जी पर यूनिट एरिया वैल्यू। मतलब ये जो फोर्स होता है ना, ये ड्यू टू द अनबैलेंस्ड, जो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, है ना, जैसे हमारी यहाँ पर सरफेस पर होते हैं, है ना, और जो नीचे बैलेंस्ड वाले फोर्स होते हैं, ये दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। तो हमारी ये जो सरफेस होती है स्ट्रेच हो जाती है, तो मतलब इस पर लेंथ के अकॉर्डिंग अलॉन्ग एक फोर्स लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ अबव एनी पॉइंट इज नोन एज, वो पूछ रहा है हाइट ऑफ अ फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट, एक पॉइंट के बाद जो हाइट हो जाती है ऑफ द फ्री सरफेस की, स्टैटिक हेड, इंटेंसिटी हेड, इंटेंसिटी बोथ स्टैटिक हेड एंड इंटेंसिटी प्रेशर और नन ऑफ दीज, तो ये हो जाता है हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इज नोन एज स्टैटिक हेड एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ बैटलशिप्स, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 to 1.5। द लॉस ऑफ अ हेड ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, तो जो लॉस ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है वो देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसका पूरा एक वो है एक्चुअली, तो मैं आपको बताऊं, इसका फॉर्मूला है v2 का स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब जो एग्जिट का है अपॉन वेलोसिटी अपॉन a2 माइनस a1, जो एरिया की बात हो रही है -1 का स्क्वायर, है ना। जो a2 बाई a1 होता है वह होता है 1 अपॉन cc, है ना, 1 अपॉन cc। cc की वैल्यू होती है इसके लिए 0.62, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 0.h2 बराबर आ जाएगा आपका 0.375 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो जब इसको लिखते हैं ना डायरेक्टली तो 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली चारों के चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्नड बाय द, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अजीब सा जरूर लगा होगा पर थोड़ा गलत सा है एक्चुअली। यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी दी है उसका मतलब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर है, मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल टर्म का यूज हो रहा है दैट इज रेनॉल्ड नंबर के लिए हो रहा है, दैट इज रो वी डी अपॉन म्यू। ये कुछ रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का इफ अ थिन प्लेट इज हेल्ड पैरेलल टू द फ्यूल स्ट्रीम द प्रेशर ड्रॉप, पहले भी बता चुका हूँ लास्ट सेट में 0। द वियर विथ थिक क्रस्ट इज नोन एज,
तो अगर वियर विथ थिक क्रस्ट है ना, तो दैट इज ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। ये डायरेक्ट है ना, इसलिए मैं इनमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इन केस ऑफ डिप्रेस्ड नैपी द प्रेशर ऑफ एयर बिलो द नैपे इज, देखो जो नैपे होता है वो क्या होता है एक्चुअली, एक्सक्यूज मी, जो नैपे होता है वो क्या होता है, सीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नोच और ओवर अ वियर इज कॉल्ड नोपे। जो जो वाटर की सीट है ना, जो फ्लो कर रही है थ्रू द नॉच, दैट इज कॉल्ड नैपे और वेन, है ना। इफ द नैपे इज डिप्रेस्ड द प्रेशर ऑफ एयर बिलो द नैपे इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टाइप ऑफ अ टर्बाइन रिकमेंडेड फॉर अ हेड ऑफ 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर के लिए जो होती है वो कैपलान होती है ना, समझ गए होगे आप लोग। अब आपको हेड की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हेड के लिए क्या होता है, अगर आपका हेड 250 मीटर से अबव है ना, तो आपको जो टर्बाइन लगेगी दैट इज पेल्टन, और जिसका फ्लो जो होता है, जिसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका अब आ जाता है फ्रांसिस, तो 60 से 250 के बीच में आपकी काम करती है फ्रांसिस, और 60 से जो नीचे की होती है उसके लिए काम करता है कैपलान एंड प्रोपेलर। चलिए, द हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पेल्टन व्हील इज, अभी बताया मैंने, हाई। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्टेड। लीकेज लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, एंट्रेंस लॉसेस, जीरो एट डिजाइन पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द हेड प्रोपोर्शनल टू द हाफ ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। तो देखिए, जो लीकेज लॉस होता है दैट इज नथिंग बट अ जीरो एट डिजाइन पॉइंट। फ्रिक्शन लॉस होता है प्रोपोर्शनल टू द हाफ ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। एंट्रेंस लॉस होता है प्रोपोर्शनल टू द हेड। तो ए का 1, बी का 3, सॉरी बी का होता है, हाँ बी का 3, सी का 2, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। A1 B1 बराबर A2 V2, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0, विच ऑफ द इक्वेशन इन कंटिन्यूटी। अच्छा, इनमें ये पूछ रहा है कौन सी इक्वेशन कंटिन्यूटी की है। रो इंटीग्रेशन पी वी डी ए प्लस डेल वाई डेल टी वी पी डी वी, ठीक है, बराबर 0, 1 अपॉन आर डेल वाई डेल आर आर वी आर पर 1 अपॉन डेल प्लस डेल अपॉन डेल जेड वी टू बराबर 0। तो जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, पहली और दूसरी। Two pumps can operate independently at a heads H1 and H2 and discharge Q1 and Q2 respectively. If the pump are connected in parallel, then what are the resulting discharge Q at head H? देखिए किस टाइप से जोड़ा है हमने, पैरेलल जोड़ा है। अगर पैरेलल जोड़ा है तो हमारा जो पैरेलल में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो प्लस हो जाता है। Q बराबर Q1 प्लस Q2, मतलब देखो पैरेलल का मतलब एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप, चार पाइप, इससे Q1 आ रहा है, इससे Q2 आ रहा है, इससे Q3 आ रहा है, और यहाँ पहुँच रहा है। तो टोटल कितना पहुँच रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और जो इनमें H1 है, मतलब जो हेड लॉस है, H2 है, H3 है, वो बराबर है। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुए हैं क्वेश्चन? नहीं, सारे हो गए। चलिए, मैच द लिस्टेड बिलो। अगर अरे आपको तो डायमेंशनल एनालिसिस बतानी है ना, तो ये तो बहुत ही सरल है ना, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए पहले आपको किसकी बताना है, डायनेमिक विस्कोसिटी की। इसकी होती है ml-1 t-1, ये मार दिया। फिर आता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसकी होती है ml² t-1, ठीक है। तो बी का हो गया आपका 5। फिर होता है पावर, पावर की होती है ml² t³, ठीक है, पावर की मार दी 1। और फिर होती है आपकी वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी होती है ml-1 t-2। तो ml-1 t-2, ठीक है। आंसर आप अपने हिसाब से मार लीजिएगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l² t-1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बना लो। When can a piezometer not be used for pressure measurement in pipes? The pressure difference is low, the velocity is high, the fluid in a pipe is a gas, the fluid
इन द पाइप इज हाईली विस्कस। तो किस कंडीशन में हम लोग पीजियोमीटर का यूज नहीं करते हैं, किस कंडीशन में नहीं करते हैं? ठीक है, तो आंसर है द फ्लूइड इन द पाइप इज अ गैस, है ना। हाई विस्कस के लिए भी हम लोग ऐसे पीजियोमीटर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन और ज्यादा करेक्ट मारना हो तो हम ये मार सकते हैं। चलिए, मैच लिस्ट वन मेजरिंग डिवाइस एंड लिस्ट टू मेजर पैरामीटर एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पिटॉट ट्यूब, माइक्रो मैनोमीटर, मोमेंटम, पाइप बैंड मीटर और वॉल प्रेशर टैप। तो फ्लो स्टैटिक प्रेशर, रेट ऑफ फ्लो, डिफरेंशियल प्रेशर एंड फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर। तो आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो जो पिटॉट ट्यूब होती है वो यूज होती है आपकी फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए, तो एक का हो गया 4। माइक्रो मैनोमीटर, मोमेंटम, ये किस चीज के लिए होता है? ये यूज होता है आपका डिफरेंशियल प्रेशर के लिए। पाइप बैंड मीटर, ये होता है आपका रेट ऑफ फ्लो के लिए। और वॉल प्रेशर ऑफ टैप, फ्लो स्टैटिक प्रेशर के लिए। आंसर आप अपने हिसाब से मान लीजिएगा, बता दिया मैंने। ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग ऑफ अ वॉल्व इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज, देखो जब हम लोग ओपनिंग करते हैं ना वॉल्व की, तो जो फ्लो आता है ना वो अनस्टेडी आता है। फ्लो अकरिंग इन अ पाइप व्हेन अ वॉल्व इज बीइंग ओपनड। भाई क्वेश्चन रिपीट। The pressure in a pascals at a depth of 1 meter below the free surface of body of water will be equal to, देखो पास्कल, द प्रेशर इन अ पास्कल ऑफ अ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस पूछा है, तो आंसर क्या होगा? H बराबर दिया है 1 मीटर, P बराबर क्या हो गया? रो जी एच। तो रो जी एच क्या? 1000 इंटू 9.81 इंटू H1 9810। The efficiency of a centrifugal pump is maximum when its blade are, तो कब? जब बैकवर्ड हो। लास्ट वाले में बताया था मैंने आपको। The indicator diagram of a reciprocating pump is a graph between, ठीक है। जो डायग्राम बनता है वो आपका बनता है एक तो प्रेशर में, ठीक है, और एक डायग्राम बनता है देखो पावर में बनता है, और आपका बनता है फ्लो में, है ना। और एक बनता है हेड में और एक बनता है फ्लो में, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए पूछा है ना। तो आंसर तो वैसे इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। फ्लो वर्सेस प्रेशर वर्सेस स्पीड कुछ नहीं है, फ्लो वर्सेस स्पीड कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम देख लो कैसे होते हैं। देखो जब पावर और फ्लो में बनता है डायग्राम, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो ये होता है फॉरवर्ड के लिए, ये होता है रेडियल के लिए, और ये होता है बैकवर्ड के लिए। और बात करो इसकी, तो ये होता है फॉरवर्ड के लिए, ये होता है आपका रेडियल के लिए, और ये होता है बैकवर्ड के लिए, ठीक है। चलिए 198 की तरफ चल देते हैं आगे, ठीक है। 198 की तरफ। द प्रेशर गिवन बिलो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड क्यू, देखो वही आ गया। तो कर्व सी इज होल्ड्स फॉर, कर्व सी किसके लिए होल्ड करता है? व्हेन एग्जिट एंगल मोर देन 90, ये 90 मोर देन 90 के लिए, ये 90 के लिए, और ये लेस देन 90 के लिए। चलो एन इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है। यहाँ कोई मैंने क्वेश्चन मिस किया क्या? 196 नहीं 197 199, ठीक है। एन इम्पल्स टर्बाइन, है ना, इम्पल्स टर्बाइन की बात हो रही है। ऑपरेट सबमर्ज्ड, रिक्वायर्स ड्राफ्ट ट्यूब, इज मोस्ट सूटेड फॉर द लो हेड एप्लीकेशंस, ठीक है। ऑपरेट्स वाया इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर कौन सा सही है आपका? ऑपरेट्स बाय इनिशियल इसकी कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाई हेड के लिए यूज होता है, ड्राफ्ट ट्यूब इसमें चाहिए नहीं होती है। ऑपरेट सबमर्ज गलत है। इफ द एंगल सब्सटेन्ड बाय अ टू एडजेसेंट बकेट इन अ पेल्टन टरबाइन द नंबर ऑफ बकेट्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो एक्चुअली नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला होता है इसमें 15 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d, मतलब ये बकेट्स की डायमीटर और ये आपकी टरबाइन की डायमीटर,
ठीक है। एम बराबर होता है आपका डी/डी, और एंगल निकालने के लिए 360/α, अगर आपको एडजेसेंट एंगल निकालने हैं तो ये पूरे क्वेश्चन थे जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 3 2018 के कराए। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो यार आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मिलता रहना चाहिए। इंजीनियरिंग जीएस का पोर्शन आपको पढ़ रहा है, अगर ईएसई जीएस का पोर्शन पढ़ना है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप मेरे अनअकैडमी की लिंक पर जा सकते हो जो इस वीडियो के नीचे दी गई है। गूगल ड्राइव से इसके आंसर्स और ये खुद जो आपका पेपर है इसको डाउनलोड कर सकते हो आप मेरी गूगल ड्राइव लिंक से जो नीचे दी गई है। फेसबुक और इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हो। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।